नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत की आबादी कितनी है, तो हो सकता है आप बोलोगे 140 से 150 करोड़ के बीच। शायद आप एक अनुमान लगाओगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, या फिर ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, या फिर वो लोग जो गांव को छोड़ के शहर की ओर जा चुके हैं, या फिर किस राज्य की आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है, तो शायद इसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और सवाल यह है कि क्या सरकार के पास इन सवालों का जवाब है? तो जवाब है नहीं। क्योंकि भारत की आखिरी पूरी जनगणना 2011 में हुई थी। यानी आज जिस भारत में हम रह रहे हैं, उस भारत को समझने के लिए कहीं न कहीं 15 साल पुराने डेटा पे हम निर्भर हैं। सोचिए, 2011 में इंस्टाग्राम आज जितना बड़ा नहीं था, यूपीआई नहीं था, जियो नहीं था, एआई की बात बहुत कम थी। और आज का भारत उस भारत से बिल्कुल अलग है। लेकिन अब भारत फिर से अपनी सबसे बड़ी गिनती करने जा रहा है, और यह वही जगह है जहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि इस बार सिर्फ भारत लोगों की गिनती करने नहीं जा रहा है, इस बार चर्चा हो रही है जाति जनगणना पे और आरक्षण पे, और एक ऐसे मुद्दे की जो आने वाले दशकों में भारत की पूरी राजनीतिक नक्शे को बदल देगा, जिसका नाम है परिसीमन। आज हम इस पूरे मुद्दे को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, बिना किसी राजनीतिक पक्ष के, सिर्फ तथ्यों के आधार पे। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये जनगणना होती क्या है। तो सबसे पहले आप एक कहानी सुनिए। मान लीजिए आप किसी गांव के मुखिया हैं और आज आपकी आबादी 100 लोग हैं। तो आपने 100 लोगों के हिसाब से स्कूल बनवाया, 100 लोगों के हिसाब से आपने राशन की योजना बनाई। आज से 10 साल बाद आपके गांव की आबादी 150 लोग हो गई। तो क्या राशन कम पड़ जाएगा और स्कूल छोटे पड़ जाएंगे, और लोग शिकायत करेंगे कि व्यवस्था खराब है। पर वजह यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, वजह यहाँ पे असली है डेटा। और यही काम जनगणना करती है। जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं करता, यह देश का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन अभियान है। सरकार ये समझने की कोशिश करती है कि देश में कितने लोग हैं, वे कहाँ रहते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग शिक्षित है, कितने लोग काम कर रहे हैं, और समाज किस दिशा में बदल रहा है। सरल शब्दों में कहे तो जनगणना सरकार की आंख और कान है। अगर डेटा सही होगा तो फिर नीति सही बनेगी, अगर डेटा गलत होगा तो फिर योजना गलत बनेगी। पूरा इतिहास समझते हैं। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। ब्रिटिश सरकार को अपने शासन को चलाने के लिए यह जानना जरूरी था कि भारत में कितने लोग हैं, वे कहाँ रहते हैं और काम क्या करते हैं, और कहाँ से टैक्स लिया जाता है। 1881 में जब नियमित जनगणना शुरू हुई, तब से लगभग हर 10 साल में यह प्रक्रिया जारी रही। आजादी के बाद भारत ने भी इसे जारी रखा, क्योंकि चाहे लोकतंत्र हो या राजतंत्र, डेटा के बिना कोई भी देश फैसला नहीं ले सकता है। अब सवाल आता है कि अगर जनगणना हर 10 साल में होती है तो फिर 2021 में क्यों नहीं हुई। तो इसका जवाब है कि कोविड महामारी। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तो भारत के लाखों कर्मचारियों को घर घर भेजना संभव नहीं था, इसीलिए उस टाइम जनगणना को टाल दिया गया। बात करते हैं कि इस बार क्या अलग होने वाला है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से में। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होने वाली है। पहले कर्मचारी कागज लेके घर घर जाते थे, फॉर्म भरते थे, फिर महीनों का डेटा प्रोसेस होता था। लेकिन इस बार मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, डेटा सीधे डिजिटल सिस्टम में जाएगा। कुछ लोग तो अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन भर सकते हैं। यानी जिस प्रक्रिया में हमें पहले कई साल लग जाते थे, वो अब काफी तेज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो हमने बात की है वो सिर्फ प्रशासनिक हिस्सा है। असली राजनीतिक तूफान अब शुरू होगा। दोस्तों, जाति जनगणना पर इतना विवाद क्यों है? अब आते हैं इस मुद्दे पर जिसने टीवी डिबेट्स से लेकर संसद तक बहस छेड़ रखी है। जाति जनगणना। सबसे पहले समझते हैं कि यह क्या है। सरल शब्दों में सरकार यह जानना चाहती है कि देश में विभिन्न जातियों की वास्तविक संख्या कितनी। पहली नजर में यह सामान्य बात लगती है, लेकिन राजनीतिक में इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। समर्थकों का कहना है कि अगर सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, तो अगर आरक्षण देती है, अगर कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, तो उसके पास सही डेटा भी होना चाहिए। उनका तर्क है कि कई महत्वपूर्ण फैसले आज भी पुराने आंकड़ों पर आधारित है। अगर नया डेटा मिलेगा तो नीतियां ज्यादा सटीक बनेगी। लेकिन विरोधियों की चिंता अलग है। वे कहते हैं कि इससे समाज में जातिगत पहचान और मजबूत हो सकती है। लोग खुद को भारतीयों से पहले जाति के रूप में देखने लग सकते हैं। राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीति को और बढ़ा सकते हैं, और चुनाव पूरी तरह जातिगत गणित में बदल सकते हैं। यानी समर्थक इसे सामाजिक न्याय का साधन मानते हैं, जबकि विरोधी इसे सामाजिक विभाजन का खतरा बता रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे यह मुद्दा इतना संवेदनशील हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद अभी भी बाकी है। मैं आपको वह मुद्दा बताने जा रहा हूँ जिसके कारण दक्षिण भारत के कई राज्य चिंतित हैं, और वह मुद्दा है परिसीमन। नाम कठिन है लेकिन समझना आसान है। मान लीजिए किसी शहर में पहले 10 लाख लोग रहते थे और उसके लिए एक सांसद थी, और अब उस जगह में 20 लाख लोग रह रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे कितने दो सांसद की जरूरत होगी। इसीलिए समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या की समीक्षा की जाती थी। इसे ही परिसीमन कहा जाता है। अब यही से राजनीति शुरू होती है,
क्योंकि पिछले कई दशकों में उत्तर भारत के राज्यों की आबादी दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। अगर भविष्य में सीटों का बंटवारा पूरी तरह आबादी के आधार पर होता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, और ज्यादा सीटें मतलब सांसद में ज्यादा ताकत, प्रधानमंत्री चुनने में ज्यादा महत्व। यही दक्षिण भारत की चिंता शुरू हो जाती है। दक्षिण भारत आखिर क्यों चिंतित है? दक्षिण भारत के कई राज्यों का तर्क है कि उन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है, बेहतर शिक्षा दी है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, परिवार नियोजन को सफल बनाया है। इनका परिणाम यह हुआ कि उनकी आबादी अपेक्षाकृत नियंत्रित है। अब उनका सवाल है, अगर हमने अच्छा काम किया तो क्या हमें उसकी सजा मिलेगी? क्या हमारी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी? दूसरी तरफ उत्तर भारत का तर्क है कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट। अगर किसी राज्य में ज्यादा लोग हैं तो उसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर तर्कसंगत लगते हैं, और यही कारण है कि परिसीमन आने वाले वर्षों में भारत के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों में से एक बन सकता है। सोच रहे होंगे कि इससे आम आदमी का क्या लेना देना है, तो मैं बता दूं कि इससे आम आदमी का बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि जनगणना का डेटा ही तय करता है कि किस राज्य में कितने पैसे जाएंगे, कहाँ नए अस्पताल बनाए जाएंगे, कहाँ पे नए नए स्कूल खोले जाएंगे, किसी क्षेत्र में ज्यादा सरकारी योजनाएं आएगी, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे बदलेगा। यानी यह सिर्फ नेताओं का मुद्दा नहीं है, यह सीधा आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तो दोस्तों, जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, यह आने वाले दशकों के भारत का रोड मैप है। यह तय करेगी कि सरकार किस दिशा में नीतियां बनाएगी, सामाजिक न्याय की बहस किस दिशा में जाएगी, और भारत की राजनीति का शक्ति संतुलन कैसे बदलेगा। एक तरफ जाति जनगणना है, दूसरी तरफ परिसीमन, और बीच में खड़ा है भारत का भविष्य। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जाति जनगणना होनी चाहिए, क्या परिसीमन पूरी तरह आबादी के आधार पर होना चाहिए? आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।